हाय गाइज, दिस इज अनुज और आप देख रहे हो लेमन लो। तो चूँकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम CUET का पेपर डिस्कस करेंगे, तो जो CUET 2022 का जो LLM का जो पेपर है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स LLM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये जो LLM एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि जो CUET का जो पैटर्न है वो पिछले साल से लागू किया गया है 2022 से। इससे पहले CUCET चलता था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट थी, तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी। उनका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता था, और जबकि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि अगर आपने साइट पे खोल के देखा होगा तो लमसम जो 2023 का सिलेबस वो 15 पेज का सिलेबस है, जिसमें 32 लो के सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं। और इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन हैं वो पार्ट ए के हैं, जिसमें आपका जो मैंने पिछली वीडियो थी उसमें बताया भी था, डिटेल से उसका सिलेबस भी डिस्कस किया था। तो एक बार जाके आप उसको देख लीजिएगा कि जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे, और बाकी तो हम जो पिछले साल का पेपर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है इसमें आपके पास। एक कह रहा है कि इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो स्विमिंग। इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो स्विमिंग, और ये ले लेते हैं थोड़ा। इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विमिंग। इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम, और इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विमिंग। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो अब मैं पहले आपको इसमें बताता हूँ। देखो, इसमें जो आपकी आंसर की है, उस आंसर की के अनुसार जो आपका आंसर है, इंग्लिश में आपका बी दे रखा है और हिंदी में आपका दे रखा है ये हो गया आपका, हाँ, ए। इसकी जो आंसर की है इसमें आपको 2 तरीके नहीं, नहीं रुको, ये नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है, ये हाउ टू स्विम, मतलब दोनों का जब हम मतलब देखेंगे तो दोनों का सेम ही बन रहा है। इट इज स्ट्रेंथ दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम, इसमें टू के बाद एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, और इसमें हाउ टू स्विमिंग, ये स्विमिंग जो आपका हो रहा है ये एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है कि आप इट इज स्ट्रेंथ, यह थोड़ा मतलब एक अजनबी है, दैट कि यू डोंट नो हाउ टू स्विमिंग, कि आप तैरना नहीं जानते कि तैरते कैसे हैं, आप नहीं जानते कि तैरते कैसे हैं। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है इसमें दोनों हैं, दोनों इसमें करेक्ट माना गया है। जो इंग्लिश के अनुसार इसमें बी माना गया था, हिंदी के अनुसार इसमें सी माना गया था। तो ये इसमें आपके आंसर हो गए फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको सही वर्ड इसमें से चूज करना है। तो इसमें आपका जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रिप्ट, DECREPT, डिक्रिप्ट। और इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इंग्लिश के अनुसार ए हो जाएगा, हालांकि हिंदी के अनुसार इसमें गलत दे रखा है, लेकिन मैंने इसको गूगल में सर्च किया था इस वर्ड को, तो ये ही मेरे को डिक्रिप्ट मिला था। तो आंसर की में थोड़ी सी करेक्शन है, तो इस वजह से आपका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। लेकिन आपको जो बेसिकली फोकस करना है वो ये करना है कि क्वेश्चन किस किस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चूँकि मैं ये इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये 100 क्वेश्चन है इसमें, तो 100 क्वेश्चन के लिए अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेंथ इसका, तो मैं 50 क्वेश्चन के लमसम इसमें कवर करूँगा, शायद 1 घंटे का हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में इसको बाकी का कवर कर देंगे, है ना। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको लिस्ट दे रखी है, मैच लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, स्ट्रेंजर, ओबिसेंस, एक्नॉलेज और एडमायर। इसके एंटोनिम आपको मैच करने हैं। तो स्ट्रेंजर का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? तो आप ये जल्दी सी बताइए कि स्ट्रेंजर का जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्रेंड। स्ट्रेंजर का जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्रेंड। और इसके बाद में जो हम चलते हैं ओबिसेंस, एक्नॉलेज, ओके। ओबिसेंस एक्नॉलेज का हो जाएगा आपका, जैसे एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना,
और इसका हो जाएगा डिनाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए में आपका आ रहा है थर्ड, और देखो ए में थर्ड, दो ऑप्शन हो गए, दो तो वैसे ही कट गए। इसके बाद में एक्नॉलेज का देखेंगे तो एक्नॉलेज का इसमें भी सी में आ रहा है 4, तो सी में आ रहा है 4, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। बाकी के भी आप देख सकते हो, जैसे एडमायर, एडमायर, अब एडमायर का क्या होगा, एडमायर का जब आप देखोगे तो एडमायर का हो जाएगा इसमें डिस्पाइज, एडमायर, एडमायर यानी किसी की प्रशंसा करना, डिस्पाइज हो गया। इसके अलावा ओबिसेंस हो गया, ओबिसेंस, ओबिसेंस का आपका हो जाएगा फर्स्ट, जो इसमें अपोजिट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो ये हो जाएगा इसमें, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये एंटोनिम आपको पूछना है कि स्ट्रेंजर का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड। भाई इसमें अजनबी होता है, इसका फ्रेंड हो जाएगा। ओबिसेंस की जब बात करेंगे तो ओबिसेंस का हो जाएगा आपका डिसरेस्पेक्ट। एक्नॉलेज का हो जाएगा आपका डिनाई, एक्नॉलेज का स्वीकार करना, डिनाई यानी मना कर देना। और एडमायर का होता है डिस्पाइज, डिस्पाइज। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया ये सी। 4 में चलते हैं कि 4 आपका देखते हैं करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि वन हु हेट्स बुक्स इज बिब्लियोफाइल, जो बुक से हेट करता है या बुक से घृणा करता है वो बिब्लियोफाइल है। वन हु इज अट्रैक्टेड टू ए फॉरेन थिंग्स इज जीनोफाइल, जीनोफाइल। तो आपका 4 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो आपका गलत है, क्योंकि जो बुक से लव, जो बुक से अट्रैक्ट होता है या बुक को लव करता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, हेट नहीं आएगा, उसमें लव आता है तो सही हो जाता है, लेकिन अब ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें 4 में आपका ए हो जाएगा आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेलेक्ट द बेस्ट पेयर, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप्स एज द पेयर बिलो। तो आपको एक बेस्ट पेयर इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे आपका इसमें दिया गया है एग्जांपल ग्रिफ, ग्रिफ का कंसोलेशन, तो ग्रिफ दुख होता है और कंसोलेशन का मतलब होता है हिंदी में सांत्वना। तो जैसे ग्रिफ में आपको सांत्वना दी जाती है, तो वैसे ही आपको क्या करना है इसमें, तो सेम रिलेशनशिप एज द पेयर बिलो, तो आपको पेयर सेलेक्ट करना है। तो देखो मिल्क का चॉकलेट, कंडक्टर का बस, डिजीज़ का मेडिसिन और सोप का वाटर, तो इसमें जो मैच करेगा ये कर रहा है सी आंसर। अच्छा एक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये नीचे जो आंसर दिए गए इन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देने गए, ये सही है गलत, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, तो ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें गलत हैं ये, मतलब गलत सही भी हो सकते हैं। आपको ज़्यादा इन पे ध्यान, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी आंसर पर फोकस करना है, कभी आप इन पे ध्यान देने को सर ने सी इसमें सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में काफ़ी गलत भी हैं इसमें, है ना। तो डिजीज़ का मेडिसिन हो जाएगा, क्योंकि जब डिजीज़ हो जाती है तो उसको मेडिसिन दी जाती है, और ग्रिप में आपका कंसोलेशन दिया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6th क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना, करेक्ट डायरेक्ट नरेशन करना फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस के लिए। तो सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो आपका दिया गया है ये आपका इनडायरेक्ट में दिया गया है, इनडायरेक्ट में दिया गया है। अब आपको किसमें, इसमें आपको डायरेक्ट में चेक करना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इंग्लिश से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 6 में वो देखो, सुरेश आस्क्ड द प्रसाद हैव यू वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन प्रीवियस लास्ट नाइट। तो डायरेक्ट की बात करते हैं तो देखो प्रीवियस आ गया, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लास्ट नाइट को क्या कर देते हैं, लास्ट को प्रीवियस वर्ड में चेंज किया जाता है। तो इसमें प्रीवियस भी आ रहा है, लास्ट भी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये है सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो ये हाँ ये कुछ बन रहा है, इसको रुकते हैं फिर। ये इसके बाद में सुरेश सेड टू प्रसाद हैड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन नाइट। तो हैड यू वॉच, तो देखो ये भी हेड में है, हेड वॉच, और ये भी हैड यू वॉच करके दे रखा है, तो दोनों का टेंस चेंज नहीं किया गया है, तो ये तो गलत हो गया।
इसके बाद में डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन टुमारो नाइट, तो ये यहाँ से गलत हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, और बी आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा, है ना, बी आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, बी। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि देखो डिड यू वॉच, और ये डिड यू वॉच को चेंज कर रहा है किसमें, हेड वॉचर में। हेड वॉचर तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आपको थोड़ा रूल पता होगा तो उसमें पता उसमें जो होता है वो ये होता है कि पास्ट जो टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट उसको कन्वर्ट किया जाता है तब। और जो लास्ट होता है उस वर्ड को आपको चेंज किया जाता है किसमें, प्रीवियस में, प्रीवियस नाइट में। और अगर जो लास्ट को प्रीवियस में चेंज किया जाता है, और टुमारो को मतलब नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स होते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। देखो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो आंसर देना है, तो ऐसा वर्ड इनमें से कौन सा है जिसका मतलब है कि जो द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया को बताता है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसका बताना है। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा टोपोग्राफी। थियोग्राफी नहीं होगा, जियोग्राफी नहीं होगा, ट्रैक्टोग्राफी नहीं होगा, टोपोग्राफी हो जाएगा। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से आपको इस सेंटेंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट है वो एरर रखता है। देयर इज नो एरर, मार्क ऑप्शन 4। अगर कोई एरर नहीं है तो हमें नो एरर बताना है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 8। तो देखो अब इसमें देखते हैं हम, इसमें आपको सेंटेंस का नॉलेज होना जरूरी होता है कि सेंटेंस की फॉर्मिंग कैसे की जाती है। तो इफ़ लैंड पोल्यूशन कीप्स ऑन हैपनिंग, इफ़ लैंड पोल्यूशन कीप्स ऑन हैपनिंग, तो ये सेंटेंस आपका राइट है। ये कह रहा है कि सोइल्स टू हैव ग्रोन, सोइल्स टू हैव ग्रोन, सोइल्स टू हैव ग्रोन ओके, सोइल्स टू हैव ग्रोन आवर क्रॉप्स ऑन, सोइल्स सोइल टू हैव ग्रोन आवर क्रॉप्स ऑन। तो ये आपका इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको रोकते हैं। एट दिस रेट वी वोंट हैव फर्टाइल या वी विल नॉट हैव फर्टाइल, तो ये भी सही हो गया, नो एरर नहीं। इसमें देखो इस क्वेश्चन इसमें क्या है ऑप्शन में, आप ये ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि सोयल्स टू हैव ग्रोन, सोयल्स टू हैव ग्रोन, तो इसमें ग्रोन नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे ग्रोज हो जाएगा। सोयल्स टू हैव ग्रोज आवर क्रॉप्स ऑन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जिस पार्ट में एरर है वो ये है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर, आंसर हो गया आपका बी। अब आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ द पैराग्राफ टू क्रिएट ए मीनिंग ऑफ PQRS सेट। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ टू क्रिएट ए मीनिंग आउट ऑफ ए PQRS सेट। तो वही है सेंटेंस फॉर्मिंग पूछ रहा है इसमें कि सेंटेंस फॉर्मिंग कैसे की जाएगी। तो एटमोलॉजीज आर फन, एटमोलॉजीज आर फन PQRS में दे रखा है, और इसको आपको सेंटेंस में एक फ्रेम करना है, सेंटेंस फ्रेम। What are words means in the present but they do not always clarify and in fact sometimes etymologies works against such a clarification। तो देखिए इसका कैसे सेंटेंस होगा, इसका सेंटेंस होगा एटमोलॉजीज एटमोलॉजीज आर फन, उसके बाद में जो आएगा ना आपका वो आएगा इसमें बट दे डू नॉट ऑलवेज क्लैरिफाई, दे डू नॉट ऑलवेज क्लैरिफाई, ऑलवेज क्लैरिफाई ये आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। बट मतलब एटमोलॉजी में रुकिए ओके, etymologies are fun but they do not always clarify what a word means in the present, what a word means in the present। और उसके बाद में आपका आ जाएगा कि and in fact sometimes etymologies work against such clarification। तो ये जो आपका सेंटेंस हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसमें Q आ जाएगा, फिर P आ जाएगा आपका,
क्यू आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आर और फिर हो जाएगा एस। इस तरीके से आपका हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन में देखिए, इसमें क्या जो क्वेश्चन नंबर का 9 है उसमें ऑप्शन में आप देखिए आप इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको बी, क्यू पी आर एस। तो 9 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, क्यू पी आर एस। Etymologies are fun, but they do not always clarify what a word means in the present, and in fact sometimes etymology work against such a clarification। इस तरीके से एक जो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई सूटेबल प्रीपोजिशन सूटेबल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द कंप्लीट सेंटेंस। तो आपको प्रीपोजिशन इसमें सूटेबल जो सूटेबल प्रीपोजिशन है वो आइडेंटिफाई करना है। तो वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए, फ्रेंड वाज वन, ये आपका ब्लैंक खाली जगह होगी आपकी। मैनी डेडिकेटेड साइंटिस्ट हु ट्राई टू सी हाउ ब्रेन वर बिल्ट, तो फ्रेंड वाज वन, टू, ऑन, ऑफ, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, कि फ्रेंड वाज वन ऑफ मैनी डेडिकेटेड साइंटिस्ट हु ट्राई टू सी हाउ ब्रेन वर बिल्ट। ये हो गया आपका मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें ऑफ आ जाएगा, ऑफ। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले हमारे जो 11th क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया सवाल है। मैंने जब पिछला वीडियो जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने जब जीके का सिलेबस में डिस्कस कर रहा था तो उसमें बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं। और ये आप सवाल यहाँ पे देख सकते हो जो जनरल नॉलेज में पूछा गया सवाल है। तो इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लैंग्वेज वर एडेड सब्सिक्वेंटली, मतलब कौन सी जो लैंग्वेज है वो एडिड की गई है सब्सिक्वेंटली। तो मराठी, तमिल, कोंकणी, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, मराठी, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, और ऑप्शन डी है आपका सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये आपको इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है। तो इसमें देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दी गई हैं। 22 लैंग्वेज में क्या होता है कि 14 जो लैंग्वेज हैं वो वर इनिशियली इंक्लूडेड की गई थी। उसके बाद में जो सिंधी जो लैंग्वेज थी वो 21st अमेंडमेंट आपका 1967 में हुआ था। यहीं पर मैं लिख देता हूँ। देखो, सिंधी जो आपकी लैंग्वेज है ना वो जोड़ी गई थी आपकी, अरे यार ओके यहाँ लिख देते हैं ना। सिंधी जो लैंग्वेज थी वो जोड़ी गई थी आपकी 21st 1967 में, सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में आपका जो 71st अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 1992 71st अमेंडमेंट, उसमें आपकी 3 लैंग्वेज, ठीक है, उसमें आपकी 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, ये नेपाली और मणिपुरी, ये जो 3 लैंग्वेज थी ये आपकी जोड़ी गई थी कब? 71st अमेंडमेंट में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी। तो ऑप्शन ये डी हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। ये लो, ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा डी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो लैंग्वेज थी ये आपकी सब्सिक्वेंटली एडिड की गई थी। फिर उसके बाद में जो 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ था 92nd अमेंडमेंट, उसमें 4 लैंग्वेज अलग से और ऐड कर दी गई थी, जिसमें आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज थी। तो 4 लैंग्वेज बाद में 2003 में ऐड की गई थी। एक लैंग्वेज जो ऐड की गई थी वो आपकी ऐड की गई थी सिंधी। सिंधी ऐड कब की गई थी? सिंधी ऐड की गई थी 1967 में, 1967 में 21st अमेंडमेंट के द्वारा। और जो बाकी की 3 लैंग्वेज थी जो इसमें दे रखी है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। तो इस तरीके से आपका हमारी जो लैंग्वेज थी वो टोटल 22 हो जाती है, 14 + 1 + 3 + 4, ठीक है, टोटल 22 लैंग्वेज हैं 8 शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से आपका हो गया आंसर डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विद रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, मोरेना के नियर सिचुएटेड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरेना है आपका एमपी में, तो 64 योगिनी जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंसिडर करना है। तो ऑप्शन आपके पास वही 4 हैं। इट इज़ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कच्चा पघाटा डायनेस्टी, कच्चा पघाटा डायनेस्टी, तो ये बिल्कुल सही है भाई। इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, ये हम देखेंगे, इसमें हम थोड़ा रुक जाते हैं। 12 जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन सी है आपका। इट वाज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, ये भी हम देखेंगे। इट इज डिजाइन हैज़ गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है। Its design has given rise to popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building, जो इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके पीछे की जो इंस्पिरेशन है, ऐसा माना जाता है, ये पॉपुलर बिलीफ है कि जो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो नक्शा है वो इसी मंदिर से या इसी 64 योगिनी टेम्पल से लिया गया है। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन हो गए। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन आपका 2 दे रखा है, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी ओनली, तो ये तो सही है। ए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी डी हो जाएगा। ए एंड डी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये इट्स ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, ये नहीं है, गलत है। और इट वाज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। और आपकी आंसर की में भी आपको दे रखा है सी ही दे रखा है आपके आंसर की में भी, है ना। तो आपका आंसर की भी सी हो जाएगा। इसका हालांकि मैंने इसका आंसर गूगल पे भी सर्च किया था, लेकिन मेरे को ज़्यादा ये इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल से देखा तो मेरे को नहीं मिला। तो फिर जो आंसर है आपकी वो इसी तरीके से है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपके इसमें सी, ठीक है, ए एंड डी। जो 12 क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है कि इसमें एक लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को हमें मैच करना है। क्या मैच करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आ गया। देखिए, जनरल नॉलेज में जो जनरल जीके का जो सिलेबस है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्णन कर रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्राइब कर रखा है। अगर आप जो जीएस का सिलेबस, जो मैंने पार्ट ए का सिलेबस डिस्कस किया था उसमें कल, जो इससे पिछले वाली वीडियो थी उसमें, तो उसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको मैच करना है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, तो ये हमको बताना है। अब देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पे दे रखा है, ये हमारा दे रखा है आर्टिकल 56। वैसे तो इसका जो वर्णन कर रखा है वो साइज 54 में है, मैनर ऑफ इलेक्शन साइज आर्टिकल 54 में, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दे रखा है आर्टिकल 54 में। तो ए में आपको ये लो, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया भैया, ऑप्शन मिल गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है ऐसा, वो ऑप्शन ये रहा, ठीक है, ऑप्शन है ए, जो ए में दे रखा है, थर्ड हो गया आपका। इसके बाद में अगर देखो इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी की आपका कहाँ पे दे रखा है, 352 में, डी में हो जाएगा आपका सेकंड, 352 में इमरजेंसी दे रखा है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जो बात की गई है वो कहाँ पे की गई है, वो की गई है 61 में, और पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हो गई है आपका आर्टिकल 72 में, तो सी में हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से अगर आपको एक दो ऑप्शन भी अगर आप इस ट्रिक के साथ करोगे तो आपका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये देखो जीके का क्वेश्चन है। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद पाकिस्तान, पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो किस कंट्री के साथ करता है, तो इंडिया जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। और वो कितनी दूरी की करता है, 4,096.7 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसके अलावा जो दूसरा आपका दे रखा है पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज,
तो ये आपका आंसर सही है। इसमें देखो कैसे हैं, इसमें जम्मू J&K, पंजाब हो गया आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अब J&K को 2 में डिवाइड कर रखा है, J&K को आपको 2 में डिवाइड कर रखा है, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको टोटल 5 में कर रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा इसमें। और आपकी आंसर की क्या करेगी वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। आंसर की करेगी वो भी आपकी डी बता रही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि 5 इंडियन स्टेट कैसे, तो मैंने जब गूगल किया इस चीज़ को तो मेरे को पता चला कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले इसमें 4 ही दे रखा था। जम्मू एंड कश्मीर के साथ 1216 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है, पंजाब के साथ 547 किलोमीटर की करती है, राजस्थान के साथ 1035 किलोमीटर की करती है, गुजरात के साथ 512 किलोमीटर की करती है। तो इस तरीके से ये करती है। लेकिन 5 इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो J&K को 2 में डिवाइड कर दिया गया, तो आप इसको काउंट उसमें हो जाएगा। लद्दाख हो गया और हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इसमें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन हमारा क्या करा कि हु वॉन द एस्टर गार्जियंस नर्सिंग अवार्ड बाय एस्टर DM हेल्थ केयर which aims at recognize the phenomenal contribution by the nurses to humanity। तो जो एस्टर DM हेल्थ केयर के द्वारा जो एस्टर गार्जियन जो आपको ओके अब ठीक हो गया। हाँ, ये मैं क्या कर रहा था कि जो एस्टर आपका गार्जियन नर्सिंग अवार्ड दिया गया है अब किसके द्वारा, बाई एस्टर DM हेल्थ केयर के द्वारा, जो कि जिसका एम है रिकॉग्नाइज करना द फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन बाय द नर्सेज टू द कम्युनिटी। जो नर्सेज का जो ह्यूमैनिटी के प्रति जो आपका फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो ये दिया गया है अन्ना कुबाले दुबा को दिया गया है। ये जो आपका 2022 में दिया गया है इसको अवार्ड, अन्ना कुबाले दुबा। तो आंसर 15 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए आपको ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि इफ पेडियाट्रिशियन पीस सर्जन एस डॉक्टर्स डी आर ईच रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल विच फिगर्स रिप्रेजेंट दिस देयर रिलेशनशिप बेस्ट। तो अगर पेडियाट्रिशियंस को पी से रिप्रेजेंट करना है, सर्जन्स को एस से और डॉक्टर को डी से, तो इनमें से सर्किल में से आपको ये सर्किल बेस्ट जो सूट करता है या जो फिगर रिप्रेजेंट करता है उनके रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा, तो वो हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हम देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसमें जो पेडियाट्रिशियन है वो इसको पी से यहाँ से दर्शा रखा, सर्जन को यहाँ से रखा, डॉक्टर को बाहर से दर्शा रखा है, क्योंकि डॉक्टर्स एक बड़ी कम्युनिटी हो गई ना, डॉक्टर्स में तो काफ़ी तरीके के आते हैं। इसके बाद में पी आपका ये हो गया और आपका जो सर्जन्स होता है वो ये हो गया। तो दोनों को कनेक्ट कर रखा है, इसमें अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि देखो पेडियाट्रिशियन होता है वो सर्जन भी हो सकता है और सर्जन होता है वो पेडियाट्रिशियन भी हो सकता है। जो बच्चों का जो चिकित्सक होता है पेडियाट्रिशियन को बच्चों का चिकित्सक बोलते हैं हिंदी में, सर्जन को शल्य चिकित्सा मतलब डॉक्टर उसको बोल देंगे सर्जन को हिंदी में। तो इस तरीके से इनका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम 16 आपका जो क्वेश्चन होगा 16 हो गया, 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या कर रहा है, द लॉजिकल मीनिंग कह रहा है इसमें, लॉजिकल मीनिंग ऑफ ओनली वुमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो इज। ये आपका रीजनिंग से संबंधित सवाल होगा कि वुमेन ट्रेवल कर सकती है इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो के फर्स्ट कोच में, तो इसका क्या मतलब लॉजिकल मीनिंग होगा। तो देखते हैं, ऑल वुमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो, ओनली वीमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो। इसका क्या मतलब होगा कि ऑल वुमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो, तो ये तो नहीं होगा कि ऑल वुमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो, नहीं होगा। वीमेन कैन ट्रेवल इन ऑल कोचेज ऑफ मेट्रो, तो वीमेन ट्रेवल कर सकती है ऑल कोचेज ऑफ मेट्रो, ना ऑल कोच कहाँ होगा, वो तो फर्स्ट कोच की बात कर रहा है, ये भी होगा। ऑल कोचेज ऑफ मेट्रो आर कोचेज इन विच वुमेन कैन ट्रेवल,
ऑल कोचेज ऑफ मेट्रो आर कोचेज इन विच वीमेन ट्रेवल कर सकती हैं। सभी कोचेज जो मेट्रो के जो सभी कोचेज हैं वो कोचेज हैं जिनमें वीमेन ट्रेवल कर सकती है। तो नहीं, वीमेन की बात की जा रही है फर्स्ट कोच की। ये कह रहा है कि वीमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो, फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो में वीमेन ट्रेवल कर सकती हैं। अब डी कह रहा है कि ऑल दोज हु कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो आर वीमेन। ये सही है आपका कि ऑल दोज जो भी हु कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो, जो फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो में ट्रेवल कर सकती हैं वो वीमेन होंगी। तो ये सेंटेंस देखिए और ये सेंटेंस देखिए, ऑल ओनली वीमेन कैन ट्रेवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो। केवल वीमेन, जो फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो उसमें केवल वीमेन ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि ऑल दोज जो भी कोई जो फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो में ट्रेवल कर सकती हैं वो वीमेन होंगी। तो दोनों का मतलब इसमें सिमिलर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अरे रुको यार, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका डी। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ पार्टी ए फॉर्म द गवर्नमेंट देन मिस्टर जेड विल बी द चीफ मिनिस्टर विल बी फॉल्स। ये देखिए, अगर इफ पार्टी ए फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर पार्टी ए गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो मिस्टर जेड को क्या बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। विल बी फॉल्स वो गलत होगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है। तो इसमें जो 18 में आपके आंसर दिए गए हैं, वो कहना है कि ए फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अगर ए गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो जेड बिकम द सीएम, गलत। ए फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड जेड डज नॉट बिकम द सीएम, अगर ए गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो जेड डज नॉट बिकम द सीएम। इसमें फॉल्स हमें चूज करना है। अगर ए क्या करना है, ये कह रहा है कि अगर ए गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो जेड को डज नॉट बिकम द सीएम, सीएम नहीं बनाया जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। जबकि ये कह रहा है कि मिस्टर जेड विल बी द चीफ मिनिस्टर, अगर पार्टी ए गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो मिस्टर जो जेड होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो इसकी जो बात होगी विल बी फॉल्स, ये कह रहा है, तो ये हो जाएगा। ए डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर ए गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं करता तो जेड बिकम द सीएम, जेड सीएम बनेगा। ए डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट एंड जेड डज नॉट बिकम द सीएम। अरे इसमें थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा क्लू लगा इसमें। देखो, अगर ए डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर ए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करता तो जेड बिकम द सीएम, जेड सीएम होगा। ये आपको सही लग रहा है? ये फिर एक बार मैं आंसर की चेक करता हूँ इसकी। क्वेश्चन नंबर 18, रुको 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दे रखा है आंसर की में आपका बी दे रखा है, आंसर की में आपका बी दे रखा है। तो आंसर की में बी दे रखा है, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। इसमें ये भी हो सकता है ना, अगर देखो यार ध्यान से देखो, थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। अगर ए डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर ए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करता तो जेड बिकम द सीएम, जेड बिकम द सीएम। अगर एक गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं करता तो जेड सीएम कैसे बनेगा? तो ये तो आपका गलत हो गया ना, फॉल्स हो गया। तो इसमें फॉल्स ही पूछ रहा है। ये कह रहा है ए फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड जेड डज नॉट बिकम द सीएम, अगर ए गवर्नमेंट बनाता है तो जेड आपका सीएम नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी मतलब कुछ हो भी सकता है कि मतलब अगर उसकी गवर्नमेंट बनती है तो वो ज़रूरी नहीं कि एक को सीएम बनाया जाए। ये तो कह रहा है कि जेड विल बी द चीफ मिनिस्टर, जेड चीफ मिनिस्टर होगा। तो आंसर इसमें बी दे रखा है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे को थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। चूज द ओड कॉम्बिनेशन, ओड कॉम्बिनेशन चूज करना है। ओड कॉम्बिनेशन जब हम चूज करेंगे तो देखो आइडियाज बुक्स में आइडियाज ओड कॉम्बिनेशन में चूज करना है। तो जो आइडियाज होते हैं बुक्स में होते हैं ग्रेन्स, ग्रेनरी, वाटर रिजर्वियर, फोटो एल्बम। तो देखो ग्रेनरी मतलब जो अन्न का रखने का वो होता है ना, जहाँ पे अन्न रखा जाता है। तो ग्रेन को ग्रेनरी में रखा जाता है, वाटर को रिजर्वियर में, फोटोज़ को एल्बम में, और बुक्स को आइडियाज़ में रखा जाता है। तो ये आपका ओड है इसमें, ठीक है। बुक्स को आइडियाज़ का बुक्स में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ओड लग रहा है। बाकी तो ये मटेरियल थिंग्स हो गई आपकी, वाटर रिजर्वियर में, फोटो एल्बम में हो गई, ग्रेन्स ग्रेनरी में हो गया, लेकिन बुक्स होती है वो आइडियाज़ को बुक्स में रखा जा रहा है। तो ये थोड़ा ओड हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर हो गया ए। अब आगे चलते हैं।
देखो, इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ हैव नॉट क्वालिफाइड द सेमीफाइनल इम्प्लीज दैट ये क्या इम्प्लीज कर रहा है? इंडिया हैज़ क्वालिफाइड बट बांग्लादेश हैज़ नॉट क्वालिफाइड, बांग्लादेश हैज़ क्वालिफाइड बट इंडिया हैज़ नॉट क्वालिफाइड, नाइदर इंडिया नोर बांग्लादेश हैव क्वालिफाइड, आइदर इंडिया और बांग्लादेश हैव क्वालिफाइड बट नॉट बोथ। तो देखो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये, नाइदर इंडिया नोर बांग्लादेश हैव क्वालिफाइड। भाई ये कह रहा है कि इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब तो होगा नहीं कि इंडिया क्वालिफाइड कर लिया है और बांग्लादेश क्वालिफाइड नहीं किया है। तो बांग्लादेश ने क्वालिफाइड कर लिया है लेकिन इंडिया ने क्वालिफाइड, ये तो दोनों तो वैसे गलत हो गए। नाइदर इंडिया नोर, ये सही हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का है, तो इसका तो मैथ आपको सोल्व करना होगा। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3p डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट -5 4 एंड -2 3, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसका जो आंसर दे रखा है वो आप सोल्व कर लीजिए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का आंसर दे रखा है ए। ये आगे चलते हैं 22 में। इसमें देखिए ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है आपका। ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें जो आपका आंसर दे रखा है 22 का, वो मैं बता देता हूँ आपको, सी है। ये भी आप सोल्व करिएगा, मैथ का है। अब आते हैं ऑफ द 4 नंबर्स हुज एवरेज 50, फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ टोटल 3 लास्ट 3 नंबर, द फर्स्ट नंबर इज। तो फर्स्ट नंबर आपको फाउंड करना है। तो ये तो सिंपल सवाल है कि ऑफ द 4 नंबर दे रखा है x + y + z + a, इस तरीके से मान लो। और ये कह रहा है कि हुज एवरेज, जिसका जो एवरेज होगा वो क्या है 50 है, हुज एवरेज 50 है। और जो फर्स्ट है ना, ये जो फर्स्ट है ये x, ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द सम ऑफ द टोटल 3 नंबर्स। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, सोल्व तो मैं कर दूंगा इसको। y + z + अरे यार ओके देखो इसमें क्या कर रहा है कि y प्लस, देखो ये कुछ इस तरीके से सोल्व होगा, y + z + a। ये आपका क्या कर रहा है कि 1/3 है इनका, 1/3 + y + z + a, ये हो जाएगा। ये 50 200 इधर चला जाएगा। इसके बाद में इसके नीचे 1 हो जाएगा, आप 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3a 3z + 3a और y + z + a आपका 200। तो जब हम इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे आते हैं 4y 4z + 4a, ये होगा। नीचे आपको दे रखा 3, नीचे आपको दे रखा नहीं रुको, ये 3y 3z और 3y, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, रुको यार। सॉल्यूशन में ये तो सिंपल सवाल है, आपको इसी तरीके से कर लेना। देखो मैं बता देता हूँ इसमें। देखो मेरे पास थोड़ा ये है कि देखो कैसे करना है आपको। जैसे a + b + c + d, ये कह रखा, ये कह रहा है कि इनका जो एवरेज होगा वो 50 होगा। दूसरी कंडीशन इसमें दे रखी है, जो a जो आपका होगा ना, a का कह रखा है कि b + c + d का इनका क्या है 1/3 है, 1/3 ऑफ द सम, तो 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को a की जगह आपको पुट करनी है, और जब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे तो आप इसको निकाल लोगे आराम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी आ जाएगा, 50 हो जाएगा। और तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। अब थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, है ना। ये कह रहा है इफ़ द फ्रैक्शन आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, देन विच विल बी द एट 4th स्टेज। तो आपको 4th स्टेज इसको बतानी है कि अगर घटते हुए क्रम में करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो घटते हुए क्रम में तो 9/10, इसके बाद में आपका हो जाएगा 7/8, इसके बाद में आपका जाएगा 5/6, 3/4 और 2/3। तो आंसर हो जाएगा आपका 3/4। जो 4th पहले इसमें आएगा वो हो जाएगा 3/4। आंसर हो जाएगा बी आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे चलेंगे तब। आगे है
ये बड़ा प्यारा सवाल है। नाइन मैन वर्किंग 8 hours a day कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज 8 मैन वर्किंग फॉर 10 hours डे कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो ये बड़ा प्यारा सवाल है। पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, देखो फिर इसमें आपको बताऊँगा। इसमें जो इसको क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है क्योंकि इसका आंसर साइज कोई करेक्ट नहीं मिल रहा था। ये कुछ कैसे सोल्व होगा, ये कह रहा है कि 9 मैन 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं 20, जो इक्वल होगा आपका कितने, हाउ मेनी 8 मैन काम करते हैं 10 आवर, और इसमें आपका क्या नहीं दे रखा, डेज नहीं दे रखा, डेज हम x मान लेते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को x की वैल्यू निकालेंगे तो सीधा 8 × 10 यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद में 10 2 8 8 1 9 दूनी 18 डेज आ जाएंगे। तो आंसर इसमें ड्रॉप कर रखा है क्योंकि कोई सा आंसर इसमें मैच नहीं कर रखा था, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये सबको बेनिफिट मिला था 2022 में जो LLM का पेपर दिए थे। अब हमारा लीगल पोर्शन आ गया है। तो लीगल पोर्शन के हम 25 क्वेश्चन के लमसम करेंगे। देखो वीडियो वैसे ही 41 मिनट के लमसम हो गई है, तो मैं जल्दी अब करता हूँ। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing। तो ये बताइए ये कहाँ पे दिया गया है। ये IPC का सवाल है। इसमें कह रहा है ये कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, wrongful cause कर रहा है wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that, तो इज said to do that thing। तो ये जो आपका जो 26 का जो हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, डिसऑनेस्टली आ जाएगा। और इसका आपका सेक्शन कौन सा सेक्शन होगा ये आप जो कमेंट है उसमें आप मेंशन करके मेरे को बताइए कि इसका कौन सा सेक्शन है इसमें डिसऑनेस्टली, IPC में कहाँ पर डिसऑनेस्टली, और उसके बाद में आपको फ्रॉडुलेंटली मेंशन कर रखा है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, ये दोनों बहुत नियरली टर्म है लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 26 में हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि द एसेंशियल ingredients for the establishing the offense of rioting as per section 146 of the Indian Penal Code are। तो राइटिंग के क्या क्या जो राइटिंग है उसके राइटिंग है उसके एज पर सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, तो उसके क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो ऑप्शन दिया गया है आपका 4, वही अनलॉफुल असेंबली, बी फोर्स, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी थे। तो जब आप 146 IPC का जब सेक्शन देखेंगे जो दंगों से लेकर जो आपका सेक्शन है उसके क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसका जो हो जाएगा आपका अनलॉफुल असेंबली, फोर्स, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ये नहीं दिया गया है। तो आपका ABC आंसर हो जाएगा ए आपका। अनलॉफुल असेंबली, फोर्स और कॉमन ऑब्जेक्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है दंगों के लिए। राइटिंग जो उसको मतलब जो राइटिंग बोलते हैं एज पर सेक्शन 146 इंडियन पेनल कोड, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए। इसके बाद में हम चलते हैं आपका ये क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन ID कितनी है इसकी 73, हाँ 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ID है इसकी 173। कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इन केस ऑफ, किन केस में जो कल्पेबल होमिसाइड है वो डज नॉट अमाउंट जो मतलब मर्डर अमाउंट नहीं किया जाता उसको कल्पेबल होमिसाइड को। तो कौन कौन से रीजन इसमें दिए गए हैं, तो एक्सेप्शन दिए गए हैं। अगर आप देखोगे सेक्शन 300 में, नहीं सेक्शन 300 नहीं 299, सॉरी यार, कल्पेबल होमिसाइड का 299 मर्डर का है वो। तो अगर आप देखोगे तो कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इन केस ऑफ, तो इसमें जो आपका जो वो होगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो इसमें आपको जो कल्पेबल होमिसाइड है उसको मर्डर नहीं माना जाता। सडन क्वारल इसमें भी नहीं माना जाता। एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इसमें भी नहीं माना जाता। डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट बट एक्सीडिंग हिज पावर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट बट एक्सीडिंग हिज पावर आउटसाइड द कोर्स ऑफ ड्यूटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई नहीं आएगा, इसमें जो ई है वो नहीं आएगा क्योंकि आउटसाइड, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आउटसाइड द कोर्स ऑफ ड्यूटी जाके वो एक्सीडिंग कर रहा है, एक्सीडिंग हिज पावर
तो वो क्या हो जाएगा, वो मर्डर में कंसिडर किया जाएगा। और लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, तो ये आपका चारों केस में दे रखा है ABCD, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो जो हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन है हमारा 28, उसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं हिंदी के स्टूडेंट्स, वो वीडियो रोक के देख लेना हिंदी में। इसके बाद में 29 क्या करा है, 29 करा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करा है कि फ्रॉडुलेंट अल्टरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 465 ऑफ द IPC। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर एडेड टू चैप्टर 18 of the IPC of the offense relating to documents and to property marks by the IT Act 2000। तो इसमें दोनों ये ही सही है। अगर आप IPC के सेक्शन 465 में को देखोगे तो उसमें बोथ स्टेटमेंट्स ये जो दिए गए हैं आपके वो सही दिए गए हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि जो फ्रॉडुलेंट अल्टरेशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है वो पनिशेबल दिया गया है जो सेक्शन 465 ऑफ द IPC। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो एडिट किए गए थे टू चैप्टर 18 ऑफ द IPC ऑफ द ऑफेंस। जो 18 ऑफ द IPC का जो चैप्टर है वो बताता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स बाय द IT एक्ट 2000, जो 2000 का जो हमारा जो IT एक्ट है उसके तहत। तो ये जो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन बैंक ID आपकी 75। ये कह रहा है कि बोथ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। वही दिया गया है कि असर्शन ए है, रीजन आर है, वही हमको पढ़ना है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन एवरी ह्यूमन एंजॉय ह्यूमन राइट, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इनएलिएनेबल एंड इनहेरेंट। जो ह्यूमन राइट्स हैं हमारे वो हिंदी में क्या करा कि ह्यूमन राइट्स हमारे वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है या सार्वत्रिक है, इनएलिएनेबल है, उसको कोई ले नहीं सकता, इनहेरेंट है, वो अंतर्निहित है। तो ये दोनों बात बिल्कुल सही हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ये सही है, क्योंकि ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन करता है कि इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन, अगर नेशनल लेजिस्लेशन की नहीं भी है तो भी एवरी ह्यूमन एंजॉय करता है ह्यूमन राइट विदाउट एनी नेशनल लेजिस्लेशन। और ह्यूमन राइट्स का जो नेचर है वो यूनिवर्सल, इनएलिएनेबल और इनहेरेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन बैंक ID आपकी जो है 175 है, मतलब उसमें तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको लीगल मैगजीम्स दी गई हैं, और लीगल मैगजीम्स जब आपको दी गई हैं तो आपको इसको मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो लीगल मैगजीम दी गई है। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करिए और इनको एक एक लीगल मैगजीम को गूगल पे जाके चेक करना। मैं आपको डायरेक्ट इसमें आंसर बताता हूँ। देखो ये कह रहा है कि पहला कह रहा है कि कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिस्टो ईस्ट फोर्टिसिज्म इन लेगे। दूसरा है लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायोरी। तीसरा है इम्पोर्टेंसिया एक्सक्यूजेस्ट लीगम। और डी है आपका एक्सप्रेशियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसियो एल्ट्रियस। ये चार आपके लीगल मैगजीम हैं। इनका आपको मतलब इसमें बताना है इसमें कि इनका क्या क्या मतलब होता है। हाँ, तो इसका जो वो होगा, देखो इसमें रुकिए, आप देखिए इसका जो मतलब हो जाएगा, जो पहली जो लीगल मैगजीम है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिस्टो ईस्ट फोर्टिसिज्म इन लेगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इसमें ये कहते हैं कि फाइनेस्ट वे टू इंटरप्रेट ए टेक्स्ट इज टू रीड इट एज वुड हैव रीड व्हेन इट वाज कंस्टिट्यूटेड। मतलब जब उसको कंस्टिट्यूट किया गया था, अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें इंटरप्रेट करना हो तो उसका जो फाइनेस्ट वे है वो ये है कि उसको टू रीड एज इट वुड हैव रीड व्हेन इट वाज कंस्टिट्यूटेड। जब उसको कंस्टिट्यूट किया गया था तब उसको पढ़ा गया होता, तो उस तरीके से अगर आप इंटरप्रेट करोगे उस टेक्स्ट को तो वो फाइनेस्ट वे होता है। तो ये इसका जो
ए का हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में आपका बी की बात करते हैं, तो बी का है लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायोरी ए लेटर ला रिपील्स एंड अर्लियर ला, जो एक बाद का लॉ है वो रिपील करता है अर्लियर ला को, तो इसका हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंसिया एक्सक्यूजेस्ट, इम्पोर्टेंसिया एक्सक्यूजेस्ट लीगम, तो इसका जो आपको जो मतलब हो जाएगा वो तो सीधा सीधा है ये कि इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेस द नॉन ऑब्जर्वेंस, अरे यार रुको, अब देखो ये क्या कर रहा है, थर्ड कह रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेस द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ, है ना, ये हो गया, तो इसका तो सीधा ये हो गया। इसके बाद में डी है आपका एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एनक्लूसियो अल्टीरियस, तो इसका जो आपका डी का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा 4। एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 31 का, तो 31 का जब हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बी, बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। देखो बी में वही है, ए में आपका सेकंड दे रखा है, ये हो गया, ए में आपका हो गया सेकंड, बी में आपका हो गया फर्स्ट, सी में आपका हो गया थर्ड, और डी में आपका होगा 4। इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में, रुकिए यार, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आप जो होगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर इसमें, ठीक है, बी। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इंटरनल ऐड और एक्सटर्नल ऐड की इंटरनल ऐड और एक्सटर्नल ऐड के बारे में बताया गया है इंटरप्रिटेशन के। तो इंटरनल ऐड की जब हम बात करते हैं तो ये पीरियम्बल मार्जिनल नोट शेड्यूल, ये आपका इंटरनल ऐड्स में आता है, और जो आपका स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस जो है ये आपका एक्सटर्नल ऐड्स में आता है, ये आपका किस में आता है, एक्सटर्नल ऐड्स में। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नोट। नोट पूछा कि इनमें से कौन सा इंटरनल ऐड नहीं है, नोट पूछा तो ए हो जाएगा आंसर आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 और ऑप्शन आईडी हो जाएगा आपकी, आंसर हो जाएगा ए। अब हम आगे चलते हैं 33 क्या कर रहा है, ये टोर्ट से पूछा गया सवाल है, प्यारा केस है, केस लो दिए गए हैं इसमें। इनइविटेबल एक्सीडेंट के बारे में कौन सा केस बात करता है, इनइविटेबल एक्सीडेंट। तो इनके बारे में जब इनइविटेबल एक्सीडेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो ये आपका स्टैनली वर्सेस पोवेल का केस है, ये इनइविटेबल एक्सीडेंट की बात करता है। इसके बाद एक्ट ऑफ गॉड की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मिथ लंदन वर्सेस साउथ रेलवे, नहीं रुको, इसमें जो आपका हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, मैसलैंड नहीं है, मार्सलैंड है। तो एक्ट ऑफ गॉड की जब बात कर रहे हैं तो निकोलस वर्सेस मार्सलैंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनइविटेबल एक्सीडेंट में आपका स्टैनली वर्सेस पावेल। विसेरियस लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये आपका हो जाएगा, ये थोड़ा जूम कर दूँ मैं यार इसको, अब ठीक है तो ये हो जाएगा आपका इसमें विसेरियस लायबिलिटी में हो जाएगा आपका नहीं रुको यार, विसेरियस लायबिलिटी की बात कर रहा है ना, ओहो रुके, ये आपका डी में होगा, ये आपका डी में हो जाएगा, ये इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या इस केस में क्या बताया गया था, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में क्या था कि जो रेलवे लाइन थी उसके पास में घास था, तो उस केस में क्या हुआ कि घास में आग लग गई थी, ट्रेन की जो पटरी होती है उसकी वजह से, मतलब जब ट्रेन चलती है तो उसकी वजह से उसमें जो चिंगारे उठ के उस घास में लग गई, तो उस घास की वजह से जो आग थी वो जो फायर थी वो
पास में एक कॉटेज था, उस कॉटेज को जाकर डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो जिसकी वजह से वो जब उसने जो कॉटेज का मालिक था उसने रेलवे के खिलाफ केस कर दिया। तो इस केस में कहा गया था कि जो स्टेटरी अथॉरिटी है वो भी लायबल होगी, वो इम्यून नहीं हो सकती अगर उसकी खुद की नेग्लिजेंस है तो इस केस में ये बताया गया था। डी में आपका सेकंड हो गया ये, स्मिथ वर्सेस साउसन। और इनएविटेबल एक्सीडेंट, ए में जो आपका ऑप्शन आ रहा है स्टैनली वर्सेस पॉवेल, स्टैनली वर्सेस पॉवेल, ये भी एक फेमस केस है टोर्ट में, अगर आपने पढ़ा हो तो। एक्ट ऑफ गॉड की जब हम बात करते हैं, बी, ये इसमें होगा। एक्ट ऑफ गॉड की जब हम बात करते हैं तो जो बी में आपका निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस है, इसमें इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि देखो इस केस में क्या था कि एक आदमी था, उसने अपनी लैंड के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करी और इतनी ज़ोर से बारिश हो गई कि वो आर्टिफिशियल लेक टूट के उसका जो पानी है वो बह गया। और जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था उसके जो 4 ब्रिज थे, 4 ब्रिज वो भी वास अवे हो गए, वो भी बह गए उस पानी की वजह से। तो प्लेंटिफ ने जो मतलब वो था मतलब इसके खिलाफ केस किया। तो जब केस किया तो उसमें पाया गया कि मतलब ये जो लेक थी वो आर्टिफिशियल तैयार की गई थी, लेकिन जनरली जो मतलब एक जो नॉर्मल बारिश होती है उसकी वजह से वो लेक आउटबस्ट नहीं हुई थी, या उसकी वजह से वो लेक टूटी नहीं थी। जिसकी वजह से चूँकि वो बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि वो हिस्ट्री में ही कभी हुई नहीं थी उससे पहले, तो जिसकी वजह से वो जो लेक थी, आर्टिफिशियल लेक थी, वो टूट गई थी और वो जो पानी था वो सारा बह गया था, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ थे उसके जो 4 जो ब्रिज थे वो टूट गए थे। तो इस केस को एक्ट ऑफ गॉड माना गया था। इस केस में ये भी कहा गया था अगर नॉर्मल बारिश होती और जिसकी वजह से अगर वो आपका ब्रिज टूटता तो उस केस में आपको नहीं माना जाता, उस केस में इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जाता। तो ये हो गया इस केस में आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो विसीरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं तो ये तो आपका सेकंड में होगा। सी में आपका सेकंड देखो कहाँ पे आ रहा है, नहीं डी में आपका ये सेकंड, डी में इसमें डी में आपका सेकंड कहाँ पे आ रहा है, तो डी में सेकंड आ रहा है फर्स्ट में, डी में आपका जो सेकंड आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए में आपका थर्ड हो गया आपका स्टैनली वर्सेस पॉनली, बी में आपका फर्स्ट होगा निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, और सी है आपका विसीरियस लाइबिलिटी, वो आपका ये हो जाएगा मर्सी डॉक वर्सेस हार्बर बोर्ड वर्सेस कोगन, ये केस है इसका। ये इसमें विसीरियस लाइबिलिटी है, इसमें स्टेट को लाइबल ठहराया गया था, है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर, आपका ए आ जाएगा इसमें। तो कुछ फेमस जजमेंट है टोर्ट के, वो आपको याद रखने होंगे, ध्यान से देखना इसमें टोर्ट में। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। MC मेहता वर्सेस, ओहो हो, ये बड़ा प्यारा सवाल आ गया। ये कहाँ से आया है इसका, ये आपका एनवायरमेंटल लॉ से। एनवायरमेंटल लॉ से पूछा गया सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की बात करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की बात करता है। जो रूरल लिटिगेशन वर्सेस एंटाइटलमेंट से केंद्र, रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है आपका, यूपी का जो आपका केस है उसमें जो बात की गई है वो बात करता है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये बी में आपका 4 हो जाएगा और ए में आपका 3rd हो जाएगा, है ना। इसके बाद में समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मरीन पोल्यूशन की बात करता है। वैलोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये टैनरिज की बात करता है, जो टैनरिज पोल्यूट करती है गंगा में, तो उससे रिलेटेड ये केस है। जो लेदर जहाँ पे चमड़े का, हाँ टैनरिज को चमड़े का जो वो किया जाता है, तो उसकी जिसकी वजह से जो इफ्लुएंट्स हैं वो इसमें क्या किए थे, गंगा में वो किए जा रहे थे, तो ये केस फाइल किया गया था। तो इस तरीके से आपका हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें। देखो MC मेहता कमलनाथ डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो ए में आपका 3rd दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए में आपका 3rd 2 में दिया गया है, 2 तो वैसे ही कट गए हैं, है ना, ये हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद में बी में 1st दिया गया है, बी में 4 दिया गया है। रूरल लिटिगेशन एंटरटेनमेंट केंद्र, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, तो 4 हो गया। आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। जो आपका 34 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
MC मेहता वर्सेस कमलनाथ पर डॉक्टर पब्लिक टेस्ट रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। और आपका जो समित मेहता है ये मरीन पोल्यूशन की बात कर रहा है, सी में फर्स्ट हो जाएगा आपका। और वैलोर सिटीजन फोरम वर्सेस ये टेनरिज, जो टेनरिज आपका लेदर की टेनरिज है उससे रिलेटेड केस है ये आपका। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी आपका इसमें। अब हम चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन देखो, ये आपका हो गया जूरिस्प्रूडेंस, बड़ा प्यारा सवाल है देखिए। आंसर देखिए इसमें क्या है, बेंथम। बेंथम की जब बात करते हैं अपन, बेंथम की, जेरी बेंथम की, तो जेरी बेंथम किसके हैं आपके, जेरी बेंथम जो आपके हो जाएंगे वो इसमें हो जाएगा आपको जेरी बेंथम एनालिटिकल स्कूल की आपके जूरिस्ट हो गए। सविग्नी किसके हो गए, सविग्नी की बात करता है हिस्टोरिकल स्कूल की। तो आपका बी में हो जाएगा फर्स्ट, तो बी में आपका फर्स्ट देखिए ये हो गया, तो आंसर आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। ए में आपका डुगिस्ट जो है, डुगिट आपके डुगिट हैं वो आपके सोशियोलॉजिकल के हो गए। और जो कैल्सन हो गए आपके सी, ये आपके प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करते हैं, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कैल्सन की बात करते हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा सी में थर्ड। तो आंसर हो जाएगा ए में डुगिट आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट हो गए। सविग्नी जो बात करते हैं आपके बी, वो हिस्टोरिकल स्कूल के हो गए। इसके अलावा हिस्टोरिकल स्कूल के और कौन कौन के जूरिस्ट थे, जैसे मायने हो गए आपका, ठीक है, दो आपके फेमस हैं हिस्टोरिकल स्कूल में। बेंथम आपका हो गया किसका, एनालिटिकल स्कूल का। तो इसके अलावा ऑस्टिन हो गया आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल की, डुगिट हो गया है ना, और सेविग्नी बात करता है, केल्सन हो गया आपके प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का। तो इस तरीके से आपके स्कूल का होगा, जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी, आंसर हो जाएगा डी आपका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 की तरफ। सरोगेसी, ये करंट का क्वेश्चन है भाई। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 ये क्या करता है, ए कह रहा है कि प्रोहिबिट्स करता है कॉमर्शियल सरोगेसी को। बी कह रहा है अलाउ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, अलाउ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी फॉर इनफर्टाइल कपल, ये तो सही है। कपल में भी इंडियन और फॉरेनर, ये भी सही है। सरोगेट मस्ट बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, जो जो इंटेंडिंग कपल है, ठीक है, जो इंटेंडिंग कपल है उसका जो सरोगेट है वो मस्ट बी क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, तो ये तो नहीं, ये गलत हो गया आपका। प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सरोगेसी बोर्ड, तो ये भी सही होगा। तो इसमें आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपको डी को एक्सक्लूड कर दो, इसमें डी है तो ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें आपका आंसर। 36 में आपका क्या हो जाएगा, 36 में आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी ई, डी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सरोगेट मस्ट बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, ये नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 37 कह रहा है हमारा विद रेस्पेक्ट टू द अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू की बात कर रहा है कि जो अवार्ड ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया है उससे रिलेटेड किसमें से सही कौन सा है वो देखते हैं हम। डेथ पेनल्टी मस्ट नेवर बी अवार्डेड, ये तो गलत हो गया भाई। डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी अवार्डेड इफ द मर्डर ऑफ द विक्टिम एक्सीड 6, ये भी गलत हो गया। द कोर्ट अवार्डिंग द सेंटेंस मस्ट कंसिडर ऑल एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज, जो कोर्ट अवार्ड करेगी सेंटेंस वो मस्ट कंसिडर करेगी ऑल एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज। तो सजा देने वाली अदालत को सभी गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। वेयर एवर द पीनल लॉ प्रोवाइड्स फॉर डेथ पेनल्टी इट मस्ट बी अवार्डेड, जहाँ पे पीनल लॉ आपको डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर रहा है तो वो मस्ट भी, उसे अवश्य दिया जाना चाहिए उसको, इट मस्ट बी अवार्डेड, तो ये भी आपका गलत हो गया कि अगर आईपीसी आपको डेथ पेनल्टी के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सबको आईपीसी वो डेथ पेनल्टी दे दोगे। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ जो रेयर केस होता है उसमें आपको डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करवाई जाती है, हर केस में नहीं दिया जाता। और उसमें भी आपको क्या करता है, कोर्ट मस्ट कंसीडर करेगी, कोर्ट यहाँ पे मस्ट कंसीडर करेगी द ऑल एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, सजा देने वाली अदालत को सभी गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार
विचार चाहिए, उसके बाद में ही आपको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हमारा, वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन कहाँ पे इंक्लूड किया गया है बताइए? आर्टिकल 21 में तो है, किसके अंतर्गत आता है ये? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इसके अंतर्गत किया गया था, और इसका केस है जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसकी बात की गई है। राइट टू फॉरगेटन का मतलब क्या होता है, वो आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ कि देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव की जाती है फ्रॉम द पब्लिक रिसोर्सेज इफ़ दे विश तो। अगर आप इच्छा करते हो तो, अगर आपकी जो पहले की जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अगर प्लेटफॉर्म पे है आपकी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से आपको रिमूव की जाती है। तो राइट टू बी फॉरगेटन ये अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत इसको दिया गया है। और ये राइट टू बी फॉरगेटन इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो गलत हो गया, एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू बी फॉरगेटन। राइट वाज अफर्म्ड इन जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये तो सही है। इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये भी सही है। राइट हैज बीन गवर्न इन द IT इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, तो ये भी सही है। इट इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वंस क्राइम एंड कन्विक्शन ऑफ ईच सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है द राइट टू ऑब्जेक्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने का जो ऑब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग वंस क्राइम और कन्विक्शन टू ईज सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन को ईज करने के लिए जो आपका राइट टू ऑब्जेक्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वंस क्राइम एंड कन्विक्शन, तो वो चीज़ में इंक्लूड करता है ये। इसके अलावा अगर राइट टू बी फॉरगेटन की जो मोटी मोटी परिभाषा वो ये कहता है कि इट एसेंशियल मीन्स दैट ए पर्सन हैज राइट टू गेट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम पब्लिक रिसोर्सेज इफ़ दे विश सो। अगर वो इच्छा करते हैं तो पब्लिक रिसोर्सेज हैं वहाँ से उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव किया जाता है, तो वो राइट टू बी फॉरगेटन में आता है। और ये आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी है उसके अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। तो आंसर आप बताइए इसमें जल्दी से कौन सा होगा? इस एक को हटा दीजिए, एक को, है ना, एक को जब आप रिमूव कर दोगे, एक को जब आप रिमूव कर दोगे तो उसके बाद में आपका आंसर कहाँ आ जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 38 में, जो आपका 38 है उसमें डी हो जाएगा आपका, BCD। आगे चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सवाल आ गई। आप देखो आपके सिलेबस में 32 सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखा है, 32 सब्जेक्ट, समझ रहे हो आप? तो 32 सब्जेक्ट्स में एक एक दो दो तीन तीन सवाल सबसे मतलब उठा रखा है ये। आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड, बिना कंसिडरेशन भी वैलिड होगा इफ़ इट इज ए गिफ्ट एन एग्रीमेंट मेड ओरली ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर आपको देखो एग्रीमेंट किया जा रहा है लव एंड अफेक्शन के अकाउंट के ऊपर, तो वो मस्ट मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट, मतलब राइटिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वो माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रोमिस टू पे टाइम बार डेब्ट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, जो पास्ट अगर आपने पास्ट में कोई वॉलंटरी सर्विस की है तो उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट कंसिडरेशन के, वो वैलिड होगा आपका। तो प्रोमिस टू पे ए टाइम बैड डेब्ट, अगर टाइम खत्म हो चुका है और आपका कर्ज है तो उसको पे करने का जो प्रोमिस है वो भी आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट कंसिडरेशन के। गिफ्ट का भी हो गया आपका, तो इसमें बी नहीं आएगा। एन एग्रीमेंट मेड ओरली ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ACDE। ACDE कहाँ पे दिया गया है? बी में। ACDE कहाँ पे दिया गया है आपका? बी में, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सवाल है। अब देखो एक्सेप्शन की बात कर रहा है, द कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन की बात कर रहा है, द कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर। तो जो कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसका क्या मतलब होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका थर्ड पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में वो शू नहीं कर सकता, उसको राइट नहीं होता थर्ड पर्सन को शू करने का। लेकिन उसमें एक्सेप्शन कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं? देखो, बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट और चार्ज
माइनर मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन, कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। तो ये भी सही है, इसमें भी आपको शू कर सकता है थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में। पार्टीशन इसकी जब हम बात करते हैं तो देखो माइनर मैरिज सेटलमेंट इसमें भी शू कर सकता है, पार्टीशन में भी शू कर सकता है, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड में भी शू कर सकता है और बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट और चार्ज में भी शू कर सकता है। कहाँ शू नहीं करेगा भाई? एक्सेप्शन टू द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रुको देखो, एक्सेप्शन की बात कर रहा है ना ये, तो एक्सेप्शन की बात कर रहा है तो एक्सेप्शन इसमें से क्या हो जाएगा आपका? कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो थर्ड पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके वो शू नहीं कर सकता। तो एक्सेप्शन इसमें कहाँ पे दिया गया है? एक्सेप्शन दिया गया है आपका माइनर का। नहीं रुको, माइनर को हटा दीजिए आप, ठीक है। और अरे रुकिए यार, अब देखिए अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शन कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो माइनर को छोड़ के सारे ये शू कर सकते हैं, सीधी बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका A C D E, सी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका सी। जो 40 क्वेश्चन है उसमें आंसर सी हो जाएगा, माइनर नहीं आएगा आपको इसमें, माइनर एक्सेप्शन नहीं है। माइनर एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि माइनर शू नहीं कर सकता, सीधी बात है। आगे चलते हैं। एवी डाइसे रूल ऑफ लॉ इंक्लूड करता है, जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सवाल हो गया। जो एवी डाइसे रूल ऑफ लॉ इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट सही है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नहीं भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर दो इंक्लूड, ये एक्सक्लूड करता है, बाकी तीन इंक्लूड करता है। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट ए हो गया आपका, सुपरमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ ABD। तो ABD कहाँ पे दे रखा है भाई? डी हो गया आपका, ठीक है, डी हो गया, तो डी आंसर सही है आपका। ओके, इसमें देखते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, विनिमय पत्र में एक बिना शर्त आदेश शामिल है। बिना अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब बिना शर्त आदेश कंटेन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये सही है। कहाँ का है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया सवाल है ये। और बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी इन राइटन और ओरल, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी राइटन इन ओरल, दोनों में हो सकते हैं, मतलब विनिमय जो पत्र लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। तो ना भाई, ओरल नहीं हो सकता, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये राइटिंग ही होता है, तो ये आपका गलत होगा, ये सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, और स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका सही है, स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सवाल पूछा गया है ये। इसके बाद में आगे चलते हैं। विच एक्ट्स मैंडेट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें कौन सा एक्ट है वो मैंडेट करता है कि और जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मेंटेन करेंगे ये रिकॉर्ड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सा अधिनियम सभी वित्तीय संस्थानों को सभी प्रकार के लेन देन के लिए एक रिकॉर्ड बनाए रखने का अधिदेश देता है, ठीक है, या मैंडेट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बी हो जाएगा आपका। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो मैंडेट करता है कि सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मेंटेन करेंगे ए रिकॉर्ड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं। अरे यार, ओके ये थोड़ा सा ओके, हाँ ठीक है, सही है। 44 आपका देखते हैं आप। 44 हम देखते हैं। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इन विच द क्रिमिनल प्रोसीजर टेक्स प्लेस। किस होगा तो आप पहले आपकी FIR होती है, उसके बाद में आपका होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट, फिर उसके बाद में होता है आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, सी होगा आपका, और फिर हो जाएगा बी। तो ये आपको सीरीज में आपको बताना है। तो FIR डी, इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका ये दिया गया है
बी दिया गया आंसर आपने। इसमें ये कह रहा है कि बी FIR हो गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद में आपका ई कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद में सी कह रहा है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आंसर की में इसका आंसर दिया गया है बी। हालांकि मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, इस वजह से मैं इसको नहीं कह रहा कुछ। इसमें आंसर दिया गया है बी आपका, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी तो फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित को उस क्रम में नहीं ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओहो ये बड़ा प्यारा सवाल है। नोन एज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, किस एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं? तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्ट है वो सेंट्रल अथॉरिटीज और स्टेट अथॉरिटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। इसके अलावा ये एयर एक्ट, वाटर एक्ट के बीच में भी जो इसके जो एक्ट हैं उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस एक्ट को भी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 को। आगे चलते हैं 46 देखते हैं। अर्थ समिट इज आल्सो नोन एज, अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? रियो डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जोहान्सबर्ग, नैरोबी डिक्लेरेशन। दो अर्थ समिट को रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका फिर आपका एनवायरमेंटल लॉ से सवाल हो गया। तो आप देख रहे हो कितने सवाल एनवायरमेंटल लॉ से पूछे जा रहे हैं। रियो डिक्लेरेशन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आपका जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, ये भी आपकी अर्थ समिट है, लेकिन ये उसके बाद में साइज इसको जो कहते हैं वो कहते हैं कि 10+ अर्थ समिट जो 10+10 मतलब ये उसके बाद +10 में आती है, और ये आपकी न्यूयॉर्क में हुई थी। नहीं जोहान्सबर्ग में, नैरोबी डिक्लेरेशन। इसके बाद में जो अर्थ समिट है, रुको यार, जो आपकी अर्थ समिट है +5 वो आपकी हुई थी न्यूयॉर्क में, और +10 हुई थी आपकी जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में, जोहान्सबर्ग में। इस तरीके से आपकी अर्थ समिट हुई थी। तो जो पहली अर्थ समिट हुई थी जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई थी वो रियो डिक्लेरेशन रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 46 हो गया, 47 देख लेते हैं। ओहो 47 बड़ा प्यारा सवाल है, कंपनी लॉ से पूछा गया है। ये कंपनी लॉ से सवाल आया है। ये कह रहा है कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन किसकी बात करता है? बताइए, सोलोमन वर्सेस जो सोलोमन आपका केस है वो किसकी बात करता है? तो अरे यार, ओके हाँ, सोलोमन वर्सेस जब सोलोमन केस की बात करते हैं तो ये जो बात करता है, हाँ अब ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन बात करता है आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब कॉर्पोरेट वेल उठा के जो उसके पीछे देखा जाता है कि उसकी वास्तविक पोजीशन क्या है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो डॉक्ट्राइन है उसके बारे में सोलोमन वर्सेस सोलोमन बात करता है। फोर्स वर्सेस हर्न-बोटले, फोर्स वर्सेस हर्न-बोटले, ये भी एक अच्छा केस है। इस केस में आपको किस चीज़ की बात की गई है बताइए? एक है आपका टर्कवांडो रूल, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांडो रूल। सी जो बात करता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जो इंडोर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल रखा गया था वो आपका जो ये कह रहा है जो केस है ना आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की जो बात करता है वो आपका टर्कवांडो रूल भी इसको बोलते हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांडो। तो इसका सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, सी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और डी का आ रहा है आपका ये फोर्स वर्सेस हर्न-बोटले। ये जो बात करता है ये मेजॉरिटी राइट की बात करता है आपका, ये जो केस है ये आपके मेजॉरिटी राइट्स की बात करता है। ठीक है, मेजॉरिटी राइट हो गया आपका, ये हो गया। इसके बाद में आपका बच गया ली वर्सेस न्यू चैटल असफल्ट, ये आपका हो गया आपका रिजर्व फंड। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है लेकिन ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आधार पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सोलोमन 4 आ गया आपका, ए में 4 कहाँ दे रखा है? ये यहीं, ये तो हो गया। बी में सेकंड हो गया आपका, सी में आपका फर्स्ट हो गया। रॉयल टर्कवांडो रूल इंडोर मैनेजमेंट की बात करता है, और फोर्स वर्सेस हर्न-बोटले बात करता है मेजॉरिटी राइट्स की। तो डी में आपका हो जाएगा थर्ड। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 सी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, 48 क्वेश्चन, और उसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 50-50 बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे।
48 क्वेश्चन है आपका। क्या कर रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ Rs 10,000, कंपनी लॉ से सवाल है। 10 करोड़ रुपीज और मोर मस्ट अपॉइंट ए की मैनेजरियल पर्सनल। एवरी लिस्टेड कंपनी विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर मस्ट अपॉइंट ए की मैनेजरियल पर्सनल। ए पर्सन मस्ट मे एक्ट एज ए की मैनेजर पर्सनल इन मोर देन वन लिस्टेड कंपनी बट देयर नंबर मस्ट नॉट एक्सीड 5 कंपनीज। तो ये भी गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया कि ये क्या कर रहा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर अपॉइंट ए की मैनेजर पर्सनल। तो ये नहीं आएगा, इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका मैनेजर पोजीशन हो गया, मैनेजर हो गया, चीफ हो गया, सीईओ हो गया, इसके अलावा आपका डिफरेंट और भी होते हैं। तो डिफरेंट आपके जो मैनेजर पर्सनल है वो अपॉइंट किए जाते हैं, एक नहीं किया जाता। तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी, दोनों गलत है स्टेटमेंट ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो थोड़ा सा आपका। इसमें देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। वही असर्शन रीजन का दिया गया है सवाल है, कंपनी लॉ से ये है। ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मे रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर टू पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो AOA ऑफ ए कंपनी है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है द राइट ऑफ द शेयर होल्डर टू पिटीशन फॉर वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। जो वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी है उसके कंपनी को वाइंड अप करने के लिए जो पिटीशन की जाती है, जो राइट जो शेयर होल्डर का जो राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये बात ना सही है, मतलब कुल मिला के जो इसमें हो जाएगा आपका। फिर आगे पढ़ते हैं, देखो रीजन में रीजन क्या करा है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनीज एक्ट 2013 द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द एक्ट विल प्रिवेल। अगर आपका देखो कंपनीज एक्ट और AOA में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक्ट विल प्रिवेल करेगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात हो गई, ये बिल्कुल सही बात हो गई। ये तो अगर आपका कंपनीज एक्ट का जैसे हम बात करते हैं ना, कंपनीज इसकी बात करते हैं, कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा, ना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका जो ये आपका गलत हो गया है ना, ये आपका गलत हो गया एसोसिएशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ A and R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बोथ A and R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें D 4, आंसर हो जाएगा इसमें D आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। ये भी कंपनी लॉ से सवाल है भाई। नोटिस फॉर मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ कंपनी इन राइटिंग 21 days बिफोर द मीटिंग। भाई नोटिस फॉर ए मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी इन राइटिंग 21 days बिफोर द मीटिंग। तो ये सही बात है। नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 48, ये 18 नहीं 48 आवर है, 48 आवर्स फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग। मतलब नोटिस शैल बी डीम्ड उसको माना जाएगा टू बी रिसीव्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग। टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग से 48 आवर एक्सपायरेशन उसको माना जाएगा कि नोटिस उसको कि रिसीव्ड हो चुका है, वो रिसीव्ड मान लिया जाएगा उसको। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो भाई ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा आपका आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट सही है। कि नोटिस फॉर मीटिंग, अगर आपको मीटिंग करनी है तो उसका नोटिस दिया जाना चाहिए फॉर एवरी मेंबर ऑफ कंपनी इन राइटिंग, लिखित में 21 days बिफोर द मीटिंग। मतलब मीटिंग से 21 दिन पहले लिखित में आपको प्रत्येक मेंबर को, कंपनी का जो प्रत्येक मेंबर है उसको आपको एक नोटिस देना होगा। इसके अलावा नोटिस शैल बी डीम्ड, नोटिस मान लिया जाएगा टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ पोस्टिंग। टाइम ऑफ पोस्टिंग है उसके 48 आवर्स के
48 हावर्स से जो टाइमिंग पोस्टिंग है उससे 48 हावर्स के बीतने के बाद में उसको हम रिसीव्ड मान लिया जाएगा नोटिस को कि रिसीव्ड कर लिया है। तो इसका दोनों आंसर सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया 51 क्वेश्चन आपका। ये कह रहा है कि जूरल पोजीशन और जूरिस्प्रूडेंस का हमने पिछले भी सवाल सोल्व किया था स्कूल से रिलेटेड, और ये आपका आ गया जूरल पोजीशन और जूरल कोरिलेटिव का इससे सवाल। तो वही है, ये तो अच्छा सा सवाल है। देखो ये राइट है आपका, इधर आपकी ड्यूटी हो गई, यहाँ आपका नो राइट हो गया, यहाँ आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये हो गया। तो राइट्स का आ जाएगा आपका ड्यूटी सेकंड, तो ए में आ रहा है सेकंड, ए ये होगा आपका आंसर ही आ गया इसमें। तो ए में आपका सेकंड हो गया। पावर की जब आप बात करते हैं तो पावर का इधर से चलता है ये पावर, नो पावर या डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको, तो पावर का आ जाएगा डिसेबिलिटी थर्ड में, ये हो गया ए में। नहीं रुको, ओहो ये भी है यार, रुको यार रुको, ये तो थोड़ा सा अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। राइट्स की बात कर रहे हैं ड्यूटी, जो राइट्स का जो जूरल कोरिलेटिव होगा वो आपका ड्यूटी हो गया। अब राइट्स की जो बात करते हैं, राइट्स का जो आपका जूरल कोरिलेटिव हो जाएगा वो आपका ड्यूटी हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में जब हम बात करते हैं ड्यूटी हो जाएगा, तो ये तो सही है। इसके बाद बी की बात करते हैं पावर की, तो पावर का जो ओहो रुकिए, पावर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी में फर्स्ट लाइबिलिटी, पावर का हो जाएगा लाइबिलिटी, पावर का हो जाएगा लाइबिलिटी। तो ये सही है, हाँ सही है। ये देखो राइट, ये ड्यूटी हो गया आपका, राइट आ जाएगा, यहाँ पे नो राइट हो जाए, अरे रुको यार, यहाँ पे नो राइट हो जाएगा, और ये आपका लाइबिलिटी हो जाएगा। ये एक तो ये हो गया, दूसरा एक और चलता है इसमें पावर हो गया। पावर के बाद में यहाँ पे आपका नहीं रुको यार रुको, प्रिविलेज आएगा यहाँ पे, प्रिविलेज हो जाएगा इसका ना। पावर का हो जाएगा आपका लाइबिलिटी, यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी, और यहाँ पर नो राइट हो जाएगा, नो पावर हो जाएगा आपको, ये डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको। तो देखो इसके बाद में प्रिविलेज आ रहा है आपका सी, तो सी में आ रहा है आपका 4, तो प्रिविलेज का हो जाएगा यहाँ पे नो राइट, ये प्रिविलेज ये नो राइट, है ना। तो ये हो जाएगा सी में आपका 4, और इम्यूनिटी हो गई। इम्यूनिटी जहाँ पे बात की जाती है वहाँ पर डिसेबिलिटी हो जाता है इस सेकंड में, तो आपका हो जाएगा डिसेबिलिटी। तो डी में आपको हो जाएगा थर्ड, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं भैया, ये जूरिस्प्रूडेंस सेकंड से पूछा गया सवाल है डीयू के सिलेबस के अनुसार। अब हम चलते हैं, देखो हेनरी मायने किस चीज़ की बात करता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ के जो स्टेज डिफरेंट डेवलपमेंट्स की बात करता है। हिस्टोरिकल स्कूल से हैं ये जूरिस्ट, तो इन्होंने ये जो बात करते हैं वो देखते हैं हम कैसे कैसे बात करते हैं। इसका जो होगा लॉ इन द हैंड्स ऑफ द पार्टी प्रिस्ट, नहीं, सबसे पहले होगा लॉ मेड बाय द रूलर अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन। इसके बाद में आता है आपका ये हो गया, ओके। इसके बाद में आ जाएगा आपका, अरे रुको यार, हाँ, इसके बाद में आ जाएगा आपका कस्टमरी लॉ, कस्टम्स की बात करता है। इसके बाद में आ जाएगा नॉलेज ऑफ द लॉ इन द हैंड ऑफ द प्रिस्ट, जो लॉ का जो नॉलेज है प्रिस्ट के हैंड्स में आ गया था। उसके बाद में कोडिफिकेशन में आता है, और उसके बाद में आपका जो मॉडर्न चल रहा है वो है लीगल इक्विटी एंड लेजिस्लेशन, तो वो है डिवाइन इंस्पिरेशन ई। उसके बाद में कस्टम्स की बात करता है। उसके बाद में नॉलेज ऑफ द लॉ इन द हैंड्स ऑफ द प्रिस्ट, ए हो गया आपका। फिर आपका ये हो जाएगा कोडिफिकेशन बी, और फिर हो जाएगा सी। ऑप्शन चूज करिए कौन सा आ रहा है इसमें। ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ई डी ए बी सी, ओके, सी हो जाएगा ऑप्शन आपका इसमें। जो क्वेश्चन आपका ये है 52, इसमें हो जाएगा बस सी। अब हम चलते हैं 53 में। तो 53 क्या कर रहा है कि विच ऑफ दीज जजमेंट्स
डज नॉट डील विद ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ द जस्टिस, जो ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द जस्टिस है उससे संबंधित नहीं है, ये केस है। तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मद्रास बार एसोसिएशन, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन, ये कौन सा सलीम एडवोकेट, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस भारत बनाम संघ, ये नहीं है भाई। डज नॉट डील, ये डील नहीं करता है। ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द जो जस्टिस है उसमें ये डील नहीं करता है। एल चंद्र कुमार, यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट, ये नहीं आएगा, सेकंड आ जाएगा इसमें। ये तो केस मैंने नहीं होगा, ये सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन भारत बनाम भारत संघ, ये जो केस होगा वो डज नॉट डील विद ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ द जस्टिस, उससे डील नहीं करता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 53 में, हो जाएगा आपका सेकंड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 हमारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और दूसरे को रीजन, आपको वही देखना है। ओडी अल्टरम पार्टम इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल सही है कि दूसरे की बोलने से पहले मतलब सुनना भी चाहिए उसको, वो कुछ मतलब जो दूसरा होता है उसको सुनना ज़रूरी होता है। ओडी अल्टरम पार्टम कहता है ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। इसके अलावा एक और है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है। रीजन कह रहा है कि इट मीन्स दैट नो वन शुड बी पनिश विदाउट बीइंग हर्ड, कि बिना सुने हुए किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा, नहीं करना चाहिए, बिना सुने हुए किसी को भी पनिश नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स दैट नो वन शुड बी पनिश विदाउट बीइंग हर्ड, तो ये बिल्कुल सही है और ये इसका रीजन होगा। बोथ एंड ए आर करेक्ट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, आंसर हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब हम चलते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। तो 55 हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज का इतना ही होगा, 1.5 घंटे का सेशन होगा यार। अब जब भी अगर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया हो तो उसके लिए, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, नहीं तो मैं इसको चीज़ को ये जो क्वेश्चन थे इनको मैं जल्दी ही कर देता, मतलब इतना लंबा वीडियो नहीं बनता। तो थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा, उसके लिए आप इंतज़ार करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम। ये चैनल है, सब्सक्राइब करिए यार, स्टार्टिंग है थोड़ा सा, अभी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। ठीक है।